हेलो, कैसे हैं आप सभी। तो आज एडेप्टेशन है हमारा टॉपिक। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स में पार्ट 2 चल रहा है। 11th बायोलॉजी चैप्टर 1 द लिविंग बर्ड। ओके, तो अपना टॉपिक बिना समय गवाते हुए मैं स्टार्ट करूँगा। यूजफुल और इनहेरिटेबल changes in the form of functions and behaviors which enables an organism to adjust well and successfully in its environment। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप सीधा सीधा समझ रहे हैं। जो मैं बताऊँगा इस पॉइंट में एडेप्टेशंस में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और इसको आप रखें, क्योंकि अपने माइंड में रखें, क्योंकि जो है तो नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन भी आता है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि बताइए ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बींग्स का जो कि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को एडजस्ट करता है और वेल एडजस्ट करता है और सक्सेसफुल करता है ना। और एक इसी को अगर मैं कहूँ कि घुमा के दे तो यूजफुल और इनहेरिटेबल दे देगा, है ना। सर्वाइवल से दे देगा। तो एडजस्ट वेल यानी आप मेंटेनेंस समझ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक तो है ही, है ना। सर्वाइवल और ब्रीडिंग तो है ही, तो आप यहाँ से समझ गए हैं। और ये जो इसका फंक्शंस होता है इसके बिहेवियर के आधार पे किया जाता है ना। अब एडेप्टेशंस में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म समझते हैं क्या होता है, व्हाट इज दिस। तो इसमें मैं बता दूं, दिस इज अपेयर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट टर्म में शॉर्ट पीरियड के लिए अपेयर होगा और टू ओवर कम स्पेसिफिक स्ट्रेस और इन रिस्पॉन्स टू पर्टिकुलर सीजन। ओके, और ये दीज डिसअपेयर एज सून एज द स्ट्रेस पीरियड इज ओवर। जब स्ट्रेस पीरियड ओवर हो जाएगा तो ये डिसअपेयर हो जाएगा। और दिस इज आइदर हेरिटेबल टू एक्वायर्ड, ये हेरिटेबल होगा और एक्वायर्ड होगा, ठीक है। और दिस डेवलप इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्ट इन अवर बॉडी टू सर्वाइव। देखिए यह जो है एक रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में डेवलप करता है जब हम मान लीजिए किसी हमारा जो है तो हम एग्जैक्ट में फंस गए हैं किसी एक्सक्यूज़ में, है ना। किसी एक्सक्यूज हो गया, कोई भी काम हो गया, तो वहाँ पे हम स्ट्रगल अगर करना चाहें तो उस स्ट्रगल को एग्जिस्ट करने के लिए जो है तो ये रिस्पॉन्स डेवलप किया जाता है। एक इसका जो लाइफ होता है लॉन्ग होता है और इसमें प्रेजेंट यह जो होता है लाइफ में पूरे पीरियड ही प्रेजेंट रहता है, आप समझ लीजिए। और ये जो है ऑलवेज हेरिटेबल, है ना, हमेशा हेरिटेबल रहता है। मैं जो है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को इम्पोर्टेंस जो है इसमें डाल रहा हूँ। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको बुक से देखने को एनसीईआरटी से मिलेगी। और यहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म एडाप्टेशंस के बारे में और मैं समझाऊँगा। और साथ ही ये जो मैंने यहाँ पे आपको हिंट दिया है, यहाँ पे जो मैंने कीवर्ड दिए हैं इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें, अपने माइंड में रखें, है ना। इससे आपको ये सारी चीज़ें 2-3 लाइन जो मैंने यहाँ पे दी है आपको वो याद हो जाएंगी। मोस्ट एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स एंड सम मैमल्स हाइबरनेट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशन में मान लीजिए कि इन्वायरमेंट जो है तो उनके आधार पर उनके मतलब अनुकूल नहीं है। आप कहते हैं ना कभी कभी इन्वायरमेंट अनुकूल नहीं है, तो अगर ऐसा है तो एम्फीबियंस, रिप्टाइल और बहुत सारे मैमल्स जो होते हैं उस टाइम पे इस कंडीशन को शॉर्ट टर्म कंडीशन एडेप्टेशन को यूज करते हैं। ओके, और देयर मेटाबॉलिज्म इज स्लो डाउन एंड दे यूटिलाइज स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स टू ऑब्टेन एनर्जी। और इस समय जो है तो ये स्लो हो जाते हैं, अपने हर चीज़ हैबिटेट को, अपनी क्रिएटिविटी को धीम कर देते हैं। और जो भी यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स को कैसे यूटिलाइज करते हैं, जो भी इनके पास रहता है थोड़ी बहुत उसको यूटिलाइज करते हैं। लॉन्ग टर्म्स क्या होते हैं और कौन से मैमल्स, कौन से बर्ड्स इनको यूज करते हैं, मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आपको। तो क्लास ऑफ डिफरेंट बर्ड्स आर वेल अडेप्टेड टू सूट देयर पर्सिंग हैबिट्स। ओके, क्लिंगिंग एंड क्लाइंबिंग। तो वुड पिकर जो होता है तो लॉन्ग टर्म एडेप्टेशंस को यूज करता है। ये क्लिंगिंग और क्लाइंबिंग के लिए यूज करता है। स्टिंगिंग एंड कैचिंग के लिए हॉक यूज करता है। पर्चिंग के लिए पिजन यूज करता है। रनिंग के लिए ऑस्ट्रिच यूज करता है और स्विमिंग के लिए डक यूज करता है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो स्विमिंग के लिए डक, रनिंग के लिए ऑस्ट्रिच, पर्चिंग के लिए पिजन, स्टिंकिंग एंड कैचिंग के लिए हॉक, लिंकिंग एंड क्लिंगिंग और क्लाइंबिंग दोनों के लिए ही वुड पिकर यूज होता है। और यहाँ पे बहुत सारे 2-3 और थे, मैंने दिया नहीं है। इवोल्यूशन,
इट मीन्स टू अनरोल, अनफोल्ड एंड रिवियल हाइडन पोटेंशियल ड्रॉवर। ठीक है, इवोल्यूशन होता क्या है? तो देखिए, एक चेंजेस होता है, एक वेरिएशन होता है, जो पहले हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि हम ऐसे थे, हम पहले चिंपैंजी थे, अब जो है तो बदल के इंसान हो गए हैं, इस तरह हो गए हैं मॉडर्न एज में। तो वही है इवोल्यूशन। हमारा क्या हुआ, सिर्फ जो हमारा बॉडी है उसकी डेवलपमेंट हुई, उसका इवोल्यूशन हुआ, है ना। तो डेवलपमेंट के आधार पर भी हम इवोल्यूशन को समझते हैं। इट मीन्स टू अनफोल्ड और रिवील हिडन पोटेंशियल। डार्विन डिफाइंड इवोल्यूशन एज अ डिसेंडेंस विथ मॉडिफिकेशन, है ना। उन्होंने कैसे इसको डिफाइन किया? डिसेंडेंट, ओके, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, ऐसे उन्होंने उसको डिफाइन किया। रिपेयर एंड रीजनरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप पहले भी पढ़े होंगे रिपेयर और रीजनरेशन होता क्या है। तो रिपेयर और रीजनरेशन एक ही चीज़ है। देखिए, एक प्लांट्स में देखा जाए, बैक्टीरियाज में देखा जाए, एंड वेरी मैमल्स, बर्ड्स में देखा जाए, तो आप छिपकली देखे होंगे आपके घरों में। वहाँ जो होता है, जो भी छिपकली होती होगी, है ना, तो कभी कभी उसकी पूँछ कट जाती है, तो कुछ दिन में आप फिर देखेंगे उसकी पूँछ अपने आप जुड़ जाती है, तो वहाँ एक स्पेशल रीजनरेटिव सेल होती है। बट कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा जो अंगूठा है हाथ का, वो कट जाता है, वहाँ पे चोट लग जाती है, बट कुछ समय बाद, कुछ महीने और ये कहें कि कुछ सप्ताहों में वो जो होता है फिर से ठीक हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है? रीजनरेशन के कारण होता है। इट इज़ एबिलिटी टू रिपेयर, वहाँ सेल डिवीजन होकर वहाँ भर जाता है, अपना अपना जो है तो सेल होता है पूरे, और ये जो है तो रिन्यू कर देता है डैमेज सेल को, ओके, पूरे बॉडी में, है ना। यहाँ पे आप समझ गए। अब एजिंग का है ना, एजिंग क्या है? तो इट इज़ प्रोग्रेसिव डिक्लाइन, डिटेरियोरेशंस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, स्टडी ऑफ एजिंग इन गर्नोटोलॉजी, ओके। तो गर्नोटोलॉजी में जो स्टडी होती है एजिंग की, हम क्या कहते हैं उसको? जेरेंटोलॉजी या गेरेंटोलॉजी, दोनों आप कह सकते हैं। इट इज़ प्रोग्रेसिव डिक्लाइन है, मतलब कि यहाँ पे सीधा सीधा कह रहा है कि एक फंक्शन है ऑर्गेनिजम्स का, जो कि डिफाइन करता है रिप्रोडक्शन को, कि कैसे जो लाइफ है चल रही है लिविंग बींग्स का, है ना। एजिंग स्टार्ट्स बिफोर बर्थ, बायोलॉजिकल एजिंग, ओके। अब डेथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। इट इज़ द अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ लाइफ, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये दिस इज़ अ लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ डेथ इज़ थैनेटोलॉजी, ठीक है, लाइफ की स्टडी को, है ना, और एजिंग की स्टडी को। यहाँ पे मैंने बहुत सारी स्टडीज़ को यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, कुछ नहीं है तो आप गूगल से निकाल के उसको लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट। और डेथ की स्टडी को थैनेटोलॉजी कहा जाता है, आप जानते ही हैं। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी प्रोसेस विच प्रिवेंट्स ओवर क्राउडिंग एंड ब्रिंग्स रिसाइकलिंग फॉर मटेरियल्स। और डेथ दो प्रकार की होती हैं, एक क्लिनिकल, एक बायोलॉजिकल। क्लिनिकल यानी जो डॉक्टर आपको डिसाइड कर दे, बायोलॉजिकल यानी कि जैसे हार्ट बीट रुक जाए, हम अपने से जो है तो जैसे डॉक्टर्स जो होते हैं बता देते हैं कि इसके कारण इसकी हो जाती है, तो क्लिनिकल होती है कुछ। अब हार्ट बीट स्टॉप, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, डिटेल में आप बिल्कुल देख लिया करिए। यहाँ पे हार्ट बीट स्टॉप्स, पल्स स्टॉप्स, ब्रीथिंग स्टॉप्स, पपिल्स स्टॉप्स, डिलेट, ये चीज़ें क्लीनिंग डेथ होती हैं, है ना, क्लिनिकल। और बायोलॉजिकल जो डेथ होती हैं वो कैसी होती हैं? इट रिफर्स टू स्टॉपेज फंक्शन ऑफ ब्रेन, है ना। तो जो ब्रेन का फंक्शंस होता है, जब वह काम करना बंद कर देता है, तब जो होता है बायोलॉजिकल डेथ होता है। अब पेलर मोर्टिस और लेवोमोर्टिस। लेवोमोर्टिस क्या होता है ये देखें पहले। सेटलिंग ऑफ ब्लड इन लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी। लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी में जो है, मतलब लोअर, निचले भाग में, बॉडी के, शरीर के निचले भाग में जो ब्लड का सेटिंग है, नीचे हो जाना, और उसका जो है बहाव 90 to 95% तक ना रहना। हमारे नॉर्मल ब्लड जो हमारा होता है सर्कुलेशन में, वह जो होता है तो कितना होता है? 90 to 95%। तो वो ना रहकर नीचे या उसका घटाव में आ जाना, उसके परसेंट को, या उसके परसेंट को ऊपर चले जाना ही बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है ना। और यही जो होता है बायोलॉजिकल डेथ होता है, समझ गए? जो भी चीज़ आप ना समझे तो ज़रूर कमेंट किया करिए। अब बायोलॉजिकल डेथ क्या होता है? एल्गर मोर्टिस और रेगा मोर्टिस समझते हैं। रिडक्शन ऑफ बॉडी टेम्परेचर फॉलोइंग डेथ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्रोटेक्शंस, है ना, और जो है